हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासरूम विद आदित्य में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये SCRT यूपी SCRT जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें चलती हैं उस पर आधारित है, साइंस का वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और साइंस में जो लेसन है लेसन 2 है, क्लास 8th का लेसन 2 है और लेसन 1 मैं डाल चुका हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा जरूर करें। राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो दोस्तों इसमें क्लास 8th का लेसन 2 है और लेसन का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये क्या है कि कागज की लुगदी से कागज, रबर के पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों द्वारा तैयार वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं? वो सारी वस्तुएं जो मानव तैयार करता है कच्चे माल से, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक, याद रखिएगा। जैसे कागज की लुगदी से कागज बनाता है, रबर के पौधों से रबर बनाता है, ठीक है, ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है, लोहे और लकड़ी से प्लास्टिक की पटरी वगैरह बनाई जाती है। ये सब कच्चे माल हैं, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा तैयार है इसलिए मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, और इनका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रकृति से हमें बहुत से संसाधन प्राप्त हैं, फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता हमारे लिए बढ़ती जा रही है क्योंकि मानव सभ्यता के विकास, जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्यों की जरूरतें बढ़ा दी हैं जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा अनेक वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया है। देखिए जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, और तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती गई हैं और उन ज़रूरतों को जो प्रकृति द्वारा निर्मित रॉ सोर्सेस हैं, ठीक है, यानी कि प्रकृति के जो कच्चे माल हैं वो सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकती है। पहले इस्तेमाल होते थे लेकिन अब आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। ठीक है, आप पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर सकते थे, उसमें लकड़ी का और लोहे का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज के समय में ट्रेन, बुलेट ट्रेन वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, जो पहले की बोगियों से बहुत अलग हैं। तो हम लोगों की आवश्यकता कम समय में दूरी पर पहुंचना, तो उसके लिए मजबूत मेटल चाहिए, ठीक है, जो इस तरीके की फोर्स को झेल सके। इसलिए जरूरतें बढ़ी हैं, जनसंख्या बढ़ी है, इस कारण से जो सीधे रॉ मटेरियल से वाली चीजें थी वो इस्तेमाल नहीं हो सकती और मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल के माध्यम से आज के समय में आधुनिक वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सभ्यता का विकास हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि, वैज्ञानिक सोच बढ़ी है, तो प्रकृति के जो वो संसाधन जो पुराने रूप में मौजूद थे उससे बहुत ज्यादा एडवांस संसाधन मानव ने उससे बना दिए हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कच्चे सोर्सों से। ठीक, याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हुआ करती थी, अतः उस समय प्राकृतिक स्रोतों पर ही वो निर्भर रहा करता था। पहले जैसे गुफाओं में शिकार करके, ठीक है, साधारण खेती करके, लेकिन अब क्या है, पिज्जा बर्गर भी चाहिए, तो पिज्जा बर्गर के लिए आपको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे ना। ठीक, तो वही चीज कह रहा है, ठीक, कि संसाधन, जनसंख्या बढ़ी, वैज्ञानिक सोच बढ़ी है, तो आपके रिसोर्सेस और बहुत सारी वस्तुओं की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। ठीक है, मानव ने अपनी बुद्धि कौशल से उसका विकास किया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भोजन, वस्त्र, आवास मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, पिक्चर भी बनी हुई है इस पे, ठीक है, तो ये सब जानते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सूती वस्त्रों में प्रयोग सूती धागे या रेशे, कपास, जो ऊनी वस्त्रों से ऊनी धागे, जंतुओं के बालों से, जैसे भेड़ से आपको ऊन प्राप्त होती है, ऊनी धागे प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ में आपको रेशमी वस्त्रों से, रेशम के कीट वगैरह जो होते हैं उनसे रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, उनसे धागे बनाए जाते हैं। ठीक, टेरिलीन वस्त्र जो है वो संश्लेषित रेशे हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं। ठीक, याद रखिएगा, टेरिलीन वगैरह संश्लेषित रेशे हैं। तो कपास सूती धागे बन जाते हैं। जो भेड़ वगैरह, ऊंट वगैरह के बाल होते हैं उनसे ऊनी धागे, याक वगैरह के बाल जो होते हैं उनसे ऊनी धागे बन जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ में आपके रेशमी कीड़ों से जो है रेशमी धागे बन जाते हैं और इनसे कपड़े बनते हैं। टेरिलीन जब
जबकि क्या है, टेरिलिन एक मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है, ठीक है, और टेरिलिन से जो है आपका कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है, जिससे कृत्रिम रूप से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, नायलॉन, टेरिलिन, टेरिलिन को डेक्रोन भी कहते हैं, पॉलिस्टर आदि धागे से बने संश्लेषित वस्त्र हैं जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जो अधिक चमकदार और टिकाऊ होते हैं, ठीक, तो अधिक चमकदार और टिकाऊ होते हैं, सब संश्लेषित रेशे हैं, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रोन, ये सबका नाम याद रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट, ईंट, सरिया, गाटर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं, तो ये भी मानव ने बनाई है, ठीक है, जबकि इनसे कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर आदि के बाद मजबूती के लिए कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, तरी करी जाती है, पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान क्रिस्टल बन जाते हैं जो आपस में गुथ करके सीमेंट को मजबूती प्रदान करते हैं। क्यों तराई आवश्यक होती है, पानी छिड़कना क्यों आवश्यक होता है जब मकान में प्लास्टर होता है या ईंट को जोड़ा जाता है, दीवारों की तराई क्यों करी जाती है? इसलिए करी जाती है क्योंकि सीमेंट के बीच में क्रिस्टल बनते हैं और ये आपस में क्रिस्टल एक दूसरे को गुथ करके जोड़ लेते हैं ताकि उस दीवार में और उस प्लास्टर में मजबूती आ जाती है और वो कई वर्षों तक टिका रहता है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सीमेंट क्रिस्टलीकरण की पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है, 1 हफ्ते तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, अन्यथा रासायनिक क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और मकान कमजोर रह जाएंगे, तो इसलिए 1 हफ्ते तक कम से कम पानी का छिड़काव आवश्यक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है, ठीक है, तथा बाहरी सतह बाद में सूखती है, ठीक, यदि पानी का छिड़काव नहीं किया जाएगा तो बाहरी सतह सूख जाएगी, जिससे जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में सूख चुकी बाहरी दीवार की सतह पर दरारें उत्पन्न कर देगा। तराई नहीं होगी तो बाहर की सतह अगर सूख जाएगी तो अंदर की सतह नहीं सूखेगी, अंदर की जल वाष्प बाहर जब निकलेगी सूखने पर तो बाहर में क्रैक्स पैदा कर देगी, इसलिए तराई आवश्यक होती है ताकि प्रॉपर रूप से सभी समान रूप से सूखें और क्रैक्स न पड़े मकान में, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, ये सब क्या है, कृषि में प्रयोग होने वाले औजार हैं, संसाधन हैं जिनसे कृषि कार्य किए जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। टीबी यानी कि तपेदिक, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं, रोगों में एंटीबायोटिक यानी कि जैव प्रतिरोधक दवाएं दी जाती हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, डेक्रोन, रेयॉन, ये सब मानव संश्लेषित, मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यानी कि पॉलीमर होते हैं, यौगिक होते हैं, ये अधिक टिकाऊ होते हैं, आकर्षक होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, ठीक, सूखने वाले कपड़े का निर्माण कर देते हैं कि बहुत देर तक ये वेट नहीं रहता कपड़ा और जल्दी सूख जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार वाले बहुलक प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन है प्लास्टिक पदार्थ सारे, ये याद रखिएगा, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, ये सब जो है उच्च अणुभार वाले यानी कि पॉलीमर्स होते हैं, ठीक, याद रखिएगा, उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक, ये सब प्लास्टिक के, पीवीसी जिसे कहते हैं, ठीक है, पाइप वगैरह जिसके पानी के बनते हैं, ये सब प्लास्टिक के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट क्या रहा है कि प्लास्टिक कठोरता और गलनांक के आधार पर 2 वर्गों में बटी होती है, पहला थर्मोप्लास्टिक कहलाती है और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर फिर से कड़ी हो जाती है, ठीक है, और ये प्रक्रिया इसको बार बार दोहराया जा सकता है, गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कड़ी, इस तरीके की प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकते हैं, इसलिए इसका रीसाइक्लिंग यानी कि पुनः चक्रण संभव होता है। जैसे पॉलीथीन हो गई, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है आपका किसका, ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, ठीक। फिर दूसरी प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है और खुरदुरी हो जाती है, लेकिन इसे गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता और अतः इसका पुनः चक्रण संभव नहीं होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे बेकेलाइट प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक। अगला पॉइंट, प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे दवाइयों को पैक करने के लिए, घावों को सिलने के लिए, धागे बनाने के लिए, सिरिंज बनाने के लिए, दस्ताने बनाने के लिए, चिकित्सीय यंत्र बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, माइक्रोवेव में खाना बनाने के लिए विशेष प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया में खाना तो पक जाता है लेकिन जो प्लास्टिक का पात्र होता है वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, यह भोजन पकाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाली परत
को लगाने के रूप में काम में आता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा टेफ्लॉन के विषय में। वो प्लास्टिक, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के क्रिया या जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे सब्जी हो गया, फलों के छिलके हो गए, बचा हुआ भोजन हो गया, कागज हो गया, सूती कपड़े हो गए, ऊनी हो गए, रेशमी हो गए, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यानी कि जैव निम्नकरणीय, जिसे जीवाणु अपघटित करके पुनः मिट्टी में मिला सकता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। फिर उसके बाद में वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, यानी कि जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं हो सकते आसानी से, जैव अनिम्नकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे टिन, एल्युमिनियम, धातुओं के डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियां, एग्जाम्पल ये सब हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, पॉलीथीन प्लास्टिक है जिसका उपयोग थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी बनाने में किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, एक्रेलिक भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग कार और ट्रकों की खिड़कियों में किया जाता है। फिर उसके बाद में पॉलीप्रोपिलीन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में स्टायरोन, जैसे आप थर्माकोल कहते हैं स्टायरोन को, ठीक है, वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग किसमें करते हैं, पैकिंग में करते हैं, संचायक सेल के रूप में करते हैं। ठीक है, उसका केस बनाने में करते हैं और खिलौना आदि बनाने में करते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है मेलामाइन, जो प्लास्टिक के बर्तनों में आप जो चाउमीन खाते हैं, ठीक, वो मेलामाइन है। ठीक, बाहर, तो मेलामाइन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। फिर उसके बाद में बेकिलाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग कहां किया जाता है, बिजली के प्लग और स्विच, कंघी, ठीक है, पेन, हत्थे बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद में टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग कहां करते हैं, नॉनस्टिक बर्तन बनाने में करते हैं, और ये बर्तन ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने का काम टेफ्लॉन के माध्यम से करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर होता है जिसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, ये अज्वलनशील होता है जिसके कारण से इसकी परत वस्तुओं पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्लास्टिक उपयोगी होने के साथ साथ हानिकारक भी है। पॉलीथीन जलाने पर इसका धुआं जो होता है वो वायुमंडल को दूषित करता है और ये आसानी से अपघटित भी नहीं होती, यानी कि ये जैव निम्नकरणीय नहीं है, जैव अनिम्नकरणीय है। ठीक, अगला पॉइंट, कांच क्या होता है, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन यानी कि मिश्रण होता है, यह यौगिक नहीं होता, ये कंपाउंड नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट आदि के मिश्रण से बना हुआ होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कांच का गलनांक निश्चित नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता, कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। गर्म करने पर कांच नरम हो जाता है और द्रव बनकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच ठोस ना कहकर अति शीतल द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा। कांच का कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, निश्चित संरचना, निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है कांच का। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है, जो कंपोनेंट इसमें पड़े रहते हैं उसी के आधार पर इसकी गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि कांच कई प्रकार का होता है, जैसे साधारण कांच, ठीक है, मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच, प्रकाशीय कांच। फ्लिंट कांच के या प्रकाशीय कांच के दोनों बराबर हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है साधारण या मृदु कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत, एक कंपोजिशन याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत को मिलाकर बनता है। इसका उपयोग कहां होता है, प्रयोग कहां होता है, बोतल बनाने में, परत नली यानी कि टेस्ट ट्यूब बनाने में, खिड़की के शीशे बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, मृदु कांच का। फिर उसके बाद में कठोर कांच का कॉम्बिनेशन क्या है, कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट का, चूने का, चूना पत्थर का, रेत का मिश्रण से बना हुआ होता है। इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग होता है फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में, परत नली बनाने में, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। फिर आ रहा फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच या कहते हैं तो प्रकाशीय कांच सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका का मिश्रण होता है, इनको गर्म करने पर मिलता है। इससे प्रिज्म बनाया जाता है, ठीक है, जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों के लेंस बनते हैं जो टेलीस्कोप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मे बनाए जाते हैं फ्लिंट कांच से, जो ग्लास बनाए जाते हैं, ठीक है, चश्मों के, वो आपके फ्लिंट कांच के बने हुए होते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में धूप के चश्मों में थोड़ा सा सीरम ऑक्साइड मिलाकर उसे स्थायी रूप से रंगीन कर देते हैं। धूप से छाया में आने पर ये अनुपयोगी होते हैं। तो परमानेंट जो कलर वाले सनग्लासेस आते हैं उसमें सीरम ऑक्साइड मिला रहता है और ये छाया में आने पर रंगीन ही बने रहते हैं, इसलिए इसको अनुपयोगी माना जाता है। थोड़े सस्ते भी होते हैं ये। फिर उसके बाद में आजकल धूप के चश्मे बनाने के लिए फोटोक्रोमिक कांच का इस्तेमाल करते हैं, कांच के लेंसों का उपयोग करते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइड को मिला दिया जाता है। ठीक, किसको मिलाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को मिलाया जाता है। कौन सा कांच है, फोटोक्रोमिक कांच है। फिर ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि धूप में सिल्वर आयोडाइड को विघटित हो, जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो
विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड बना देता है, ठीक है, धूप में, जिससे सिल्वर की यह परत चश्मे को के लेंस को गहरा रंग प्रदान कर देती है और छाया में आने पर सिल्वर आयोडाइड पुनः संयोजित हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं और सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। यानी कि जो परमानेंट वाली जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई यहां से, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड्स मिलाते हैं, ठीक। कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग का कांच मिलता है, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग का कांच मिलता है, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग का कांच मिलता है, सीरम ऑक्साइड से व क्यूपरस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच मिलता है। फिर कह रहा है कुम्हार बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी या क्ले का उपयोग करते हैं। चिकनी मिट्टी को गूंथ कर फिर चौक द्वारा कच्चे बर्तन बनाकर फिर बर्तनों को उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस पके हुए बर्तनों को मृतिका कहते हैं, ठीक है। मृतिका क्या है? जो पका हुआ आपका घड़ा है वही मृतिका है, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि चीनी मिट्टी भी एक प्रकार का सफेद मृतिका होती है, जिससे कप प्लेट बनता है, केतली बनती है, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर बनते हैं, बिजली के फ्यूज के होल्डर बनाए जाते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टाने यानी कि इग्नियस रॉक, तीन प्रकार की रॉक्स हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ठीक है। तो जो इसमें आग्नेय चट्टाने यानी कि आग्नेय इग्नियस रॉक है, उसमें एक खनिज होता है जिसे फेल्सपार कहते हैं। जब उसका क्षरण होता है उससे विशेष प्रकार की मिट्टी बनती है, उसे बारीक से छान कर गूंथ कर कुछ दिनों तक रखते हैं, जिससे वो प्लास्टिक के समान लचीली हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर इससे मूर्तियां, खिलौने, टाइल्स वगैरह, बर्तन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर कह रहा है उपरोक्त बर्तनों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी को धात्विक ऑक्साइड, मिट्टी में धात्विक ऑक्साइड को मिलाते हैं और इसके बाद में बर्तनों को सुखाकर उन्हें उच्च ताप पर गर्म करते हैं भट्टी में, ठीक है। जो बर्तन होते हैं वो सरंध्र यानी कि छेद वाले हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, जिन पर लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर इसको फिर से गर्म करते हैं, जिससे ऊपरी परत पिघल जाती है और पिघलने के बाद में चमकीली जो परत पिघलती है, ठीक है, वो बर्तनों के छेदों में भर जाती है और वो जलरोधक हो जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है त्वचा के त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिस साबुन का प्रयोग करते हैं उसमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल मिला रहता है, गंधक मिली रहती है, नीम का तेल आदि मिला रहता है, ठीक है, फिर याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल या पारस्परिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। इस साबुन की बात कर रहा है कि सोडियम और पोटेशियम के लवण है जिसमें वनस्पति तेल को मिला दिया जाता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। फिर क्या कह रहा है? फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि डिटर्जेंट ही अपमार्जक होते हैं, यानी कि अपमार्जक होते हैं जो कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये कपड़ा धोने में काफी मददगार होते हैं, रासायनिक रूप से साबुन से काफी भिन्न होते हैं, ठीक। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़े धुल जाते हैं। जो आप विभिन्न ब्रांड के आपके डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल साबुन से भिन्न उनकी रासायनिक संरचना होती है और कपड़ा धुलने में काफी मददगार होते हैं, रासायनिक रूप से साबुन से अलग होते हैं और एक कठोर जल में भी झाग देते हैं, ठीक, ये भी याद रखिए, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। ये सुपर टेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।